प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की चर्चा विगत सप्ताह की दो प्रमुख घटनाओं पर केंद्रित है। पहली भारत अमेरिका संबंधों को लेकर है। निश्चित रूप से जनवरी 30-31 2023 को इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है। अमेरिका अभी तक भारत के साथ सबसे उन्नत और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, साझा करने से बचता रहा है। लेकिन अब वॉशिंगटन ने इस संदर्भ में अपनी नीतियां बदली हैं। ये इससे स्पष्ट है कि विगत 24 मई 2022 को टोक्यो में संपन्न हुए 4 देशों के क्वाड सम्मेलन में, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे, भारत और अमेरिका के बीच एक अहम मुद्दे पर सहमति बनी। राष्ट्रपति बाइडेन इस बात पर सहमत हुए कि वे भारत को विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का भारत के साथ साझा करने को तैयार हैं। इसमें अमेरिका का भी हित है, क्योंकि भारत के सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट की एक बड़ी संख्या उनको अमेरिकी उद्योगों में लगाना आसान हो जाएगा, जिससे अमेरिका की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। फ़ायदा भारत को भी है, क्योंकि इस क्षेत्र में वह अभी काफ़ी पीछे है। मोदी और बाइडेन की इस मीटिंग के 8 महीने बाद इस विचार को अमली जामा पहनाया गया। अभी एक सप्ताह पहले ही 30-31 जनवरी को कई मीटिंग्स हुईं, जिनमें सरकारी अमला, वैज्ञानिक तथा उद्योगपति शामिल थे। दल का नेतृत्व भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। अमेरिका की ओर से वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवन सरकारी अफसरों तथा अनेक बड़ी हाईटेक कंपनियों के CEOs के साथ में शामिल हुए। 2 दिन की सघन चर्चाओं के बाद कई क्षेत्रों में साथ साथ काम करने पर सहमति बनी। कुछ प्रमुख क्षेत्र थे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग, अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण और उन्नत वायरलेस टेक्नोलॉजी। जहां तक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का सवाल है, यह अब सभी उद्योगों के लिए अति आवश्यक हो गई है। चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो या जहाज, कार उद्योग हो या स्मार्टफोन, सभी में चिप की ज़रूरत होती है। समस्या यह है कि हम इस क्षेत्र में पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं, विशेषकर ताइवान, दक्षिण कोरिया व चीन पर, जो इनके बड़े उत्पादकों में से हैं। अभी हम 2400 अरब रुपए के चिप्स का आयात करते हैं, लेकिन अनुमान यह है कि यह राशि इससे दूनी हो सकती है और इतना आयात हमें करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। मोदी सरकार ने इस सेक्टर के महत्व को समझते हुए 2019 में ही अपनी नीति निश्चित कर ली थी, जिसे ISM अर्थात इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का नाम दिया गया था। सरकार ने इस योजना के लिए 76,000 करोड़ का प्रावधान रखा, और इसमें यह भी प्रावधान है कि इस क्षेत्र में निवेश करने वालों को 50% तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार की इस नई नीति से निवेशकों को प्रोत्साहन मिला है। इजराइल के इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर मिशन का कारखाना शीघ्र ही भारत में लगने वाला है। साथ ही अनिल अग्रवाल के वेदांत समूह ने 1.54 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपए का फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात में लगाने का निश्चय किया है, और अगले 3 वर्षों में यहाँ भी उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारत के पक्ष में एक बड़ी बात यह है कि वह सेमीकंडक्टर डिज़ाइन का फिलहाल में ही एक बड़ा केंद्र बन चुका है। भारत में हर वर्ष 2000 चिप डिज़ाइन किए जाते हैं और 20,000 इंजीनियर इस कार्य में वर्तमान में संलग्न हैं। अत्याधुनिक अन्य टेक्नोलॉजीज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग, फौज के लिए अत्याधुनिक हथियार जैसे क्षेत्रों में भी भारत को अपनी कमियों को जल्दी ही पूरा करना पड़ेगा, यदि भविष्य में वह एक विश्व शक्ति बनना चाहता है। इस दृष्टि से अमेरिका का सहयोग बहुत कारगर हो सकता है,
क्योंकि विश्व के सबसे उन्नत टेक्नोलॉजीज वहीं उपलब्ध हैं। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। विगत सप्ताह विपक्ष ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख थी, मोदी सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी पर उद्योगपति अडानी के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के आरोप हिंडनबर्ग नामक एक छोटी सी वित्तीय संस्था की रपट थी, जिसमें उसने अडानी समूह को हेरा फेरी करने का जिम्मेदार माना था। लेकिन इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता नहीं के बराबर है। इसके कई कारण हैं। प्रथम, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की किसी भी बैंक को अडानी समूह को कर्ज देने से वित्तीय हानि नहीं हुई है। इन बैंकों के मैनेजरों ने भी, जिनमें स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक आदि हैं, इस कथन की पुष्टि की है। दूसरा, थोड़े समय उतार के बाद सभी अडानी कंपनियों के शेयर बाजार में फिर से मजबूत हुए हैं। उसकी सभी कंपनियों ने वर्ष की तीसरी तिमाही में अच्छा लाभ भी दिखाया है। तीसरे, विश्व की दो सबसे विश्वसनीय वित्तीय संस्थाओं मूडीज तथा फिच FITCH ने भी 8 फरवरी को स्पष्ट किया है कि जिन बैंकों ने अडानी समूह को ऋण दिया है, उन्हें वर्तमान में कोई खतरा नहीं है। चौथे, अगर अडानी पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है तो उसने स्वयं के द्वारा शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों उसे निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान में तो अडानी समूह रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं कि क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। शीघ्र ही यह समूह 30,000 करोड़ रुपए का और निवेश राजस्थान में करने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस इस तथ्य पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? स्पष्टतः कांग्रेस पार्टी के आरोप भ्रामक और तथ्यविहीन है। मैं अपनी वार्ता को यहीं विराम देता हूं। यदि यह वार्ता उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।